स्वागत है आपका ऑक्सफोर्ड स्टडी में। आज हम बेसिक पढ़ने वाले हैं 10 क्लास के 1.2 का। क्लियर है? तो इसमें से पहले भाज्य संख्या क्या है। प्रमेय प्रमेय जानने से पहले हमको भाज्य संख्या जानना पड़ेगा कि क्या है। हालांकि आपको पता होगा, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ कि एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी दूसरे संख्या से पूरा पूरा कट जाए या फिर कट जाता है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं या फिर वो भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 4। अब हम देखते हैं कि 4। अब 4 क्या है कि ये तो 2 से भी पूरा पूरा कट जाएगा, 4 4 से भी पूरा पूरा कट जाएगा, और 4 1 से भी पूरा पूरा कट जाएगा। 4 बार में, 4 एक बार में, और 2 से 2 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये जो 4 जो संख्या है वह कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। और 6 भी उसी प्रकार से है, 8 भी उसी प्रकार से है, 9 भी और 12 भी। मतलब इस तरह से जो कुछ भी संख्या है, कोई भी संख्या, गिनती की संख्या, और जो एक से ज़्यादा हो और एक और खुद मतलब ये जो खुद जो संख्या दिया है, खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या से अगर पूरा पूरा कट जाए तो वो संख्या क्या कहलाता है? भाज्य कहलाता है। क्लियर है? अब अभाज्य संख्या क्या है? तो एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी दूसरे संख्या से नहीं कटता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एक और खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या से न करता है, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है। सबसे पहले 2 लेते हैं। 2 या तो फिर ये 1 से कटेगा, नहीं तो फिर 2 से कटेगा, और दुनिया में से कोई भी संख्या नहीं है जो इसको काट दे। क्लियर है? गिनती की संख्या की बात कर रहा हूँ। गिनती की संख्या में से कोई भी संख्या नहीं है जो 2 को 1 और 2 के अलावा कोई दूसरी संख्या इसे काट सके। तो ये क्या है? अभाज्य संख्या है। क्लियर है? इसी प्रकार से 3 चाहे 1 से कटेगा या फिर खुद से कटेगा, और किसी के पहाड़ा से नहीं कटेगा ये। 5 भी उसी तरह से है। 11 13 19, जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है ये। क्लियर है? तो ये सब कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। और अच्छा, एक बात और, कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो क्या होगा? 2। 1 से स्टार्ट नहीं होगा। 2 से, कितने लोग 1 से बोल देते हैं? 1 से स्टार्ट नहीं होगा। और जो अभाज्य संख्या है वो 2 से स्टार्ट होता है। और दूसरी बात ये भी कि ऐसी कौन सी संख्या है जो सम है और अभाज्य भी, तो वो 2 होगा। क्लियर है? तो ये 2 पॉइंट आपको नोट करके रखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, और वैसी संख्या जो भाज्य भी है और सम भी है तो संख्या 2 है। तो ये चीज़ आप 2 नोट कर लो। क्लियर है? अब आते हैं प्रमेय पे कि प्रमेय क्या है। प्रत्येक अभाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। सॉरी, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में लिखा जा सकता है। ठीक है? तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ये चीज समझना है। क्लियर है? तो कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या, कोई भी भाज्य संख्या, जैसे हमने 6 ही ले लिया यहाँ पे, प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। अब इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए, जैसे कि आपको 6 में पता, आपने किया भी होगा। क्या होगा कि पहले 2 से लगाएंगे 3 बार, फिर 3 से लगाएंगे 1 बार, तो 6 इज इक्वल टू कितना आएगा? 2 इंटू 3। अच्छा, एक संख्या और ले लेते हैं हम, 18। ठीक है? इसको 2 से लगाते हैं तो 9, 3 से लगाते हैं 3, फिर 3 से 1 बार में, तो कितना होगा? 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 के पावर 2, 3 टू द पावर 2 हो जाएगा। ठीक है? अब एक संख्या और ले लेते हैं, 16। 8 बार में 2 2, ये। तो अब 2 से 1 टाइम, तब यहाँ पे क्या होगा? 16 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना? 8 हो गया। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखें क्या है कि ये सब जो है क्या है? अभाज्य है, हमेशा अभाज्य है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। अभाज्य का गुणनखंड या फिर अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। ये भी अभाज्य है, तो क्या होगा? ये अभाज्य मतलब 16 का ये सब अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। तो वही कह रहे हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। हालांकि ये भाज्य संख्या है, लेकिन इसका जो गुणनफल क्या है? अभाज्य है ना। तो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में लिखा गया है, तो यही कह रहा है कि लिखा जा सकता है। तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होगा। अद्वितीय, अभी समझना कि अद्वितीय क्या है। अभी हमने ले लिया 6, तो इसको पहले हम 3 से भी लगा सकते थे ना, 2 बार में। तो हम अगला बच्चा ये कहता है कि 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 होगा, लेकिन हमने कहा कि 2 इंटू 3 होगा। लेकिन ये लगाने के ऊपर है कि हमने पहले किससे लगाया। तो अब यहाँ क्रम के बिना, अब अगर इसको हम क्रम में लिखें तो 2 इंटू 3 होगा। इसको अगर गलती से 3 इंटू 2 हो भी गया है, तो इसको अगर क्रम में करें तो 2 इंटू 3 होगा। तो हम किसी भी तरह से करें, इसका सिर्फ एक ही हल होगा, और इसी तरह से क्या होता है? ये अद्वितीय होता है। क्लियर है? तो ये बात आ गई होगी समझ में कि प्रत्येक भाज्य संख्या को क्या है? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक ना? तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, यानी कि अद्वितीय होता है। कोई भी भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? अद्वितीय होता है। उसको दूसरी तरह से नहीं लिखा जाता है। जब भी उसका होगा तो सिर्फ एक और सिर्फ एक आंसर होगा। क्लियर है? इसलिए इस प्रमेय को अंकगणित की आधारभूत प्रमेय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अंकगणित की
गणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। क्लियर है? ये भी अगर ये बात करें आपसे कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड और भाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो ये क्या है? अंकगणित के आधारभूत प्रमेय है। देखिए 5वां एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि संख्याओं के 4n पर विचार कीजिए, जहाँ r एक प्राकृतिक संख्या है, जहाँ जांच कीजिए कि क्या n कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक 0 पर समाप्त होता है। जैसा कि अभी आपने देखा कि क्या कहता है कि 4n क्या 0 पे समाप्त होता है, लास्ट में अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो इसके लिए एक प्रोसेस है, जैसे हमने लिखा 16 का अभाज्य गुणनखंड क्या, तो 2 8 2 4 2 से 2 टाइम 2 से 1 टाइम, तो कितना है कि 16 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अब किसी भी संख्या का कुछ भी रहे पावर में, तो उसका 0 पे समाप्त कब होगा? जब इसका गुणनखंड क्या होगा कि कहीं 2 हो, 2 तो 2 और कहीं 5 शामिल हो, यानी कि गुणनखंड में 2 और 5 शामिल हो, लेकिन यहाँ सिर्फ 2 शामिल है। इसके लिए इसका क्या है कि 0 पे खत्म नहीं होगा। अब हमने 4n पूछा है, तो 4 का फैक्टराइज करते हैं, तो 2 इंटू 2 यानी 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 n है, तो 2 टू द पावर n यानी 2 के पावर 2n, गुना में पावर क्या जुड़ जाता है। तो यहाँ सिर्फ 2 है ना, एक जगह 2 होना चाहिए, एक जगह 5 होना चाहिए, तभी इस संख्या का लास्ट अंक क्या है? 0 पे समाप्त होगा। एक मतलब लास्ट का एक अंक क्या होगा? 0 होगा, अन्यथा वो 0 पे समाप्त नहीं होगा। तो कहने ये जो कहना है कि जो 4n है उसका जो लास्ट अंक है 0 पे कभी भी समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो आई बात समझ में? यानी कि जो इसका जो 4 का जो फैक्टराइजेशन है, जो फैक्टर है, वो कहीं कहीं पे अभाज्य गुणनखंड में कहीं कहीं पे 2 होना चाहिए और कहीं कहीं 5, यानी 2 इंटू 5 के रूप का होना चाहिए ना, कहीं कहीं। इसके अलावा कुछ भी रहे, 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 कुछ भी रहे अदरवाइज, बट यहाँ पे 2 और 5 होना जरूरी है, या फिर 2 कहीं पे भी रहे, यानी 2 इंटू 3 इंटू 6 इंटू सॉरी अभाज्य और 11 इंटू 7 इंटू 5। अब क्या है? प्राइम फैक्टर है तो सब प्राइम नंबर ही रहेंगे, यहाँ पे 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा और 6 नहीं आएगा, ये हो गया गलत। अभी देखो इस तरह से रहेगा, तो यहाँ पे 2 भी है 5 भी है, उपस्थित है इसमें गुणनखंड में, तो हम बता सकते हैं कि इसका जो इसका लास्ट में एक अंक क्या होगा? 0 हो सकता है। क्लियर है? तो किसी भी संख्या के गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 क्या होना चाहिए? उपस्थित होना चाहिए, यानी 2 इंटू 5 उपस्थित होना चाहिए, तभी क्या होगा? उसका लास्ट अंक क्या होगा? 0 होगा। अगर लास्ट का 2 अंक शून्य चाहिए ना, अभी एक भी बात, ये भी बात कहा जा सकता है कि लास्ट का क्या आना चाहिए? 2 अंक शून्य आना चाहिए, तो 2 ठो पेयर, 2 जोड़ी होना चाहिए 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 का, यानी 2 ठो 2 होना चाहिए और 2 ठो 5 होना चाहिए, यानी 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर होना चाहिए, तभी क्या होगा? लास्ट का 2 अंक क्या होगा? 0 होगा, 2 अंक 0 होगा। 3 चाहिए, तो 3 के लिए फिर 3 जोड़ी होना चाहिए 2 इंटू 5 2 इंटू 5 2 इंटू 5, यानी 3 के लिए अभी मैं 3 अंक के लिए क्या होना चाहिए कि 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3 होना चाहिए, तभी ये जाके क्या होगा? लास्ट के 3 अंक क्या होंगे? 0 होंगे। तो ये बात आई समझ में? यानी एक अंक के लिए एक जोड़ी 2 इंटू 5 होना चाहिए, 2 अंक के लिए लास्ट के 2 अंक 0 के लिए 2 जोड़ी 2 इंटू 5 होना चाहिए, और लास्ट के 3 अंक 0 के लिए 3 जोड़ी और 2 इंटू 5 होना चाहिए। तो ये है इसका नियम। क्लियर है? अगला एग्जाम्पल है कि संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, जहाँ 6 बराबर 2 के पावर 1 गुने 3 के पावर 1 और 20 बराबर 2 गुने 5, यानी कि 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1 है। काफ़ी सिंपल है, जैसा कि हमने क्या पढ़ा था। अभी क्या दिया है कि अभी देखते हैं एग्जाम्पल 6 है। एग्जाम्पल 6 है, एक संख्या 6 दिया है और दूसरी संख्या 20 दिया है ना, और 6 बराबर भी दे दिया है, क्या इसका गुणनखंड दे दिया है, और नहीं भी दिया रहता तो हम निकाल लेते हैं। चलो हम निकाल के दिखाते हैं क्या कि 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 3 1, यानी 6 इज इक्वल टू 2 गुने 3 हो गया। अब 20 का निकालते हैं, तो 10 दूना 20, फिर 2 से 5 दूना 10, यानी 5 से 1, यानी 20 बराबर क्या आ गया? 2 गुने 2 गुने 5। इसको हम लिख सकते हैं, इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 2 गुने 5। अब हमको पूछा है एलसीएम, और एच सी एफ, एलसीएम और एचसीएफ। अब ये दोनों में देखने की बात है कि कॉमन क्या है, तो कॉमन 2 है। एलसीएम, पहले एलसीएम की बात करते हैं, तो कॉमन क्या है? 2 है, तो 2 में हाईएस्ट क्या है? हाईएस्ट पावर
2 के पावर 2, तो हम 2 ले लिए, 2 के पावर 2, क्लियर है। 2 के पावर 2 गुने 5, एल 2 के पावर 5 गुने 3, सॉरी 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 3, तो कितना हो जाएगा टोटल, 4 25 20 तिहाई 60, कितना हो गया, और एलसीएम हो जाएगा 60। और देखते हैं एचसीएफ क्या होगा, तो इसमें क्या है, कॉमन क्या है, ये 2 कॉमन है, और इसमें सबसे कम पावर क्या है, तो कम पावर है 1, तो 2 के पावर 1, यानी कि एचसीएफ क्या हो जाएगा 2, एचसीएफ क्या हो जाएगा 2, यानी कि, या फिर अभी देखो कॉमन क्या है, सिर्फ 2 2 मिल रहा है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2, ये 2 नहीं मिला क्योंकि इसमें एक ही तो है, लेकिन इसमें 2 को 2 है, तो जो मिल रहा है सिर्फ उसी को हम एचसीएफ में लेते हैं, और एलसीएम में जो मिलता है उसको एक बार लेते हैं, ठीक है, जो मिलता है उसको एक बार लेते हैं, और जो नहीं मिलता है फिर उसको सबको लिख देते हैं। तो ये जो मिला उसको हमने एक बार 2 लिख दिया, फिर ये 2 है, फिर ये 5 है, फिर ये 3 है, तो टोटल कितना होगा, 4 2 दूना 4 25 20 दिया 60, टोटल कितना हो गया 60 हो गया। अब अभी क्या हो गया, एच सी एफ क्या हो गया 20, आप समझ गए होंगे। अच्छा एक बात और, कि एच सी एफ किसका, दो संख्या का ए और बी का गुने एल सी एम किसी दो संख्या का ए बी का बराबर कितना होता है, कि ए गुने बी होता है, यानी उस संख्या का गुणनफल उसके एच सी एफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर है। अभी देखिए इस बात को पुष्टि करते हैं, मान के चलिए कि एच सी एफ ए मान लेते हैं 6 को और बी 20 को, तो 6 और 20 का एच सी एफ कितना होता है, कितना है, गुने एच सी एफ सॉरी एल सी एम 6 और 20 का बराबर 6 गुने 20, तो एच सी एफ कितना हो गया 2 गुने एलसीएम कितना हो गया 60 बराबर 20 6 इंटू 20, तो 60 दूना 120 बराबर 20 छका 6 120, यानी दोनों क्या हो गया मेरा इक्वल हो गया। तो ये बात अब क्या हो गया पुष्टि हो गया कि एच सी एफ ऑफ ए एंड बी, हाँ, मल्टीप्लाइड और एल सी एम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए इंटू बी, ना, कि किसी भी संख्या का गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ये बात हो गई पुष्टि। क्लियर है। अगला एग्जाम्पल है मेरा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो काफ़ी सिंपल है, इस विधि से ही बन जाएगा। क्लियर है। अब देखिए एग्जाम्पल था 7 कि ना 96 और 404 का। तो पहले ये सब का अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं, जो आपको आता है, बच्चा वाला काम करना, चलिए करके देखते हैं। तो 96 2 से, तो कितना 4 दूना 8 8 दूना 16, फिर 2 से 24 दूना 48, फिर 2 से 12 दूना 24, फिर 2 से 6 दूना 12, फिर 2 से 3 दूना 6, फिर 3 से 3 का 3, यानी 96। अब 404 का 2 से 20 दूना 40, 2 दूना 4, 2 से सॉरी 101। अब 101 देखते हैं किसी और से आता है क्या, नहीं नहीं 101 101 101 ये प्राइम नंबर है, नहीं आएगा। तो 96 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी 2 के पावर 5 गुने 3 और 404 इज इक्वल टू 2 के पावर 2, सिर्फ 2 के पावर 2 इंटू 101। अब देखते हैं यहाँ पे कि हमसे पहले क्या 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 है कि एलसीएम निकालने को, सॉरी एचसीएफ निकालने को, सबसे पहले क्या निकालना है एचसीएफ, बाद में एलसीएम निकालना है। देख लेते हैं पहले क्या निकालना है, एचसीएफ ज्ञात करना है और फिर एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ हमने क्या बोला कि जो जिसका पावर कम होगा वो क्या होगा एचसीएफ होगा। तो ये दोनों में कॉमन तो 2 मिल रहा है, और दोनों में से कम पावर कौन है 2 है, तो एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ हो जाएगा 2 के पावर 2 ना। जब यही है मतलब कम, जितना कम पावर है, अगर यहाँ पे पावर 1 रहता तो एलसीएम 2 होता, यहाँ पे 3 रहता तो एलसीएम 3 होता, यहाँ पे 4 रहता तो एलसीएम 2 के पावर 4 होता, यहाँ पे 5 रहता और यहाँ पे भी 5 दोनों है, तो दोनों दोनों मिल रहा है, तो यहाँ पे 2 के पावर 5 रहता, लेकिन यहाँ पे 5 से कम है, घात कितना है 2 है, तो 2 के पावर 2 और दोनों कॉमन है, तो हमने ये लिख दिया। क्लियर है। अच्छा एचसीएफ कितना हो गया 4। अब आती है एलसीएम के बारे में। 96 और 404 का एचसीएफ 4 आया। अब निकालना है एलसीएम, कि एलसीएम क्या होगा। तो हमने कहा था कि एलसीएम 96 और 404 का गुने
HCF 96 और 404 का बराबर होगा 96 गुनी 404। अब LCM निकालना है, लेकिन HCF 96 404 का पता है कितना है, 4 है। तो हम लिख सकते हैं कि LCM 96 और 404 का गुने HCF कितना है, 4 है, इज इक्वल टू 96 गुना 404। अब इधर मल्टीप्लाई करेगा, इधर डिवाइड करेगा, तो हम लिखेंगे कि LCM ऑफ 96 और 404 का इज इक्वल टू 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाई 4। तो ये काट देते हैं इसे 4 से, और 2 और 4 दूनी 8 16 4 चौका 24 चौका 96। अच्छा हो गया। हम लिखेंगे LCM 96 और 404 का बराबर कितना होगा, 24 गुने 404 कितना होगा, तो 24 गुना हम लिख सकते हैं 404 को कि 400 प्लस 4, तो कितना हो गया, और 24 चौबीस चौकी 96, 9600 प्लस 24 चौका 96, यानी कितना आएगा 96, यानी कि LCM कितना आएगा, और 96 आएगा, यानी 9696। तो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। याद कीजिए, ये उदाहरण नंबर 8 और लास्ट है। क्लियर। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। अभी क्या कह रहा है कि 8 संख्या 6 72 और क्या था, संख्या 6 72 और 120 को अभाज्य गुणनखंड द्वारा LCM और HCF ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तो 2 3, यानी कि 6 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 3। 72 का देख लेते हैं, 72 का क्या होगा, 2 से, तो 3 दूना 6, सॉरी 6 36 दूना 72, फिर 2 से 18 दूना 36, तो 9 2 ज़ा 10, 3 से 3 3 ज़ा 9, फिर 3 1 ज़ा 3, तो क्या हो गया, 72 इज इक्वल टू 2 to the power 1 2 3, 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 2, 120 का 2 से 60 2 ज़ा 32 ज़ा 60, 15 2 ज़ा 30, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5, तो 120 का, और 2 to the power 1 2 3, 2 to the power 3 इंटू 3 इंटू 5। अच्छा, तो अब हमने क्या सीखा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि LCM A और B का गुने HCF A और B का बराबर LCM A और B का गुने HCF A और B का बराबर A गुने B होता है, लेकिन ये सिर्फ दो संख्या के लिए होता है, A और B, लेकिन ABC के लिए नहीं होता, यानी कि LCM ऑफ ABC इंटू HCF ऑफ ABC इज नॉट इक्वल टू ABC। क्लियर है, इज नॉट इक्वल टू A इंटू B इंटू C। ये नियम गलत है, ये सिर्फ 2 अंक के लिए ही साबित होता है। क्लियर है, तो यहाँ पे हम ABC है 3 अंक के लिए है, तो इसमें HCF की बात करें पहले, तो क्या होगा कि सबसे कम कॉमन क्या है, इसमें 2 कॉमन है, और दोनों में क्या है, और पावर क्या है, 2 to the power 3 है और 2 to the power 1 है, तो HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तीनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, सॉरी 3 कॉमन है और 2 कॉमन है, तो 2 के पावर 1 यानी 2 के पावर 1 गुने 3 के पावर 1 भी शामिल है, तो 3 के पावर 1 यानी 3 दूना 6, 3 2 जा 6। अच्छा, अब आते हैं LCM में। LCM सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 हमने ले लिया, फिर 2 के पावर 3 दो जगह, तो हमने एक ही बार लेना है क्योंकि ये दोनों क्या है, कॉमन है। ठीक है, अब 3 के पावर हाईएस्ट क्या है, तो 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 गुने, अच्छा ये तो हमने ले लिया, अब 5 है तो 5। आई बात समझ में, यानी कि जो हाईएस्ट पावर है उसको हम लेते हैं, ठीक ना, HCF के लिए, और सॉरी LCM के लिए जो हाईएस्ट पावर है उसको हम लेते हैं। तो ये कितना हो गया कि 8 और 3 3 9, 9 8 72 25 कितना हो गया, 72 25 कितना हो गया, देखते हैं, 72 5 टाइम, नो सॉरी, 8 और 9, 9 8 72 हो गया ना, 9 8 72 बचे, हाँ, तो 5 दूना 10 का 0 हासिल, कितना बचा, 5 2 10 10 0 और 1 और 7
35 36 यानी 360, तो टोटल कितना आएगा 360 आएगा। तो इस तरह से हमको निकालना है 3 4 5 कोई भी संख्या ऐसा दिया है तो आप आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन ये जो नियम है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू दी हुई संख्या का गुणनफल, तो ये सिर्फ दो संख्या के लिए काम आता है, ए और बी के लिए, नॉट ए बी एंड सी एंड डी के लिए। क्लियर है? तो ये इंट्रोडक्शन हो गया खत्म। और अब आगे अगला वीडियो में हम चलेंगे कि प्रश्न वाले 1.2 को सॉल्व कैसे करते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।